क्या हाल है मित्रों। स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा लेक्चर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। यूनिट तीसरी चल रही है। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फार्मेसी एक्ट का पहला चैप्टर ओके करा दिया था, बहुत सारी डेफिनेशंस बताई थी, उनके बारे में बताया था, काफ़ी ब्रीफ नॉलेज आपको दिया था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट था। सी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की हमारी बात चल रही थी। मैं आशुतोष सेंगर आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। आज जो होगी इस लेक्चर में वो मेनली होगी चैप्टर 2 ऑफ फार्मेसी एक्ट, दैट इज़ पीसीआई, जो आपकी मेन काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उस पर ऑन 4 मार्च 1948 को बन गया था आपका फार्मेसी एक्ट, पिछले लेक्चर में बताया था। तो ऑन 9 मार्च 1949 को पीसीआई का निर्माण किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया था, फुलफ़िल कर लिए गए थे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके साथ। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो फार्मेसी एक्ट में डिसाइड किए गए थे और यहाँ मैं आपको बताऊंगा उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत स्पेसिफिक बुक से मैं लेके आया हूँ। प्रेस्क्राइबिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, जो पीसीआई है वो बताएगी कि भैया एक फार्मासिस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए। दैट इज़ फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स ईआर यही बनाएगी। प्रेस्क्राइबिंग द कंडीशन टू फुलफिल बाई इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ द पीसीआई फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन फार्मेसी। जो भी कॉलेज, जैसे आप भी बहुत सारे कॉलेजेस का नाम जानते हैं, आप भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज को भी परमिशन देने की किसको थी, पीसीआई को। आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं आप देखते हैं अप्रूव्ड बाय पीसीआई, अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई, अप्रूव्ड बाय एकेटीयू। अगर आप यूपी से हैं तो एफिलेटेड बाय एकेटीयू, और अगर आप और कहीं से हैं तो उस तरह से अलग अलग नाम पड़े होते हैं। तो पीसीआई मेन होता है सबसे पहले। ठीक है, तो उसका पहला ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया। दूसरे की बात करते हैं। थोड़ी डिज़ाइनिंग भैया करके लाता हूँ मैं, आप पढ़ने में इंटरेस्ट लाओ, मज़ा आएगा। ठीक है, मैं तो वैसे ही इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ। इंश्योरिंग यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट ऑफ द एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड हो, ऐसा ना हो कि यूपी वाला बंदा पढ़ रहा हो अच्छे तरीके से बढ़िया इंग्लिश में और महाराष्ट्र वाला पढ़ रहा हो मराठी में। अब जब महाराष्ट्र वाला बंदा अगर गलती से आ गया यूपी में कि भैया हमें जॉब करनी है, तो यहाँ उसको भगा दिया गया, जॉब नहीं दी हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कंडीशन में जिस तरीके से यूपी वाला बंदा पढ़ेगा उसी तरीके से महाराष्ट्र वाला, तमिलनाडु वाला, केरल वाला बंदा पढ़ेगा, तभी वो एक दूसरे को बिल्कुल एक ही कंट्री वाला उनमें भाव आएगा, वो लोग एक साथ रहेंगे और यूनिटी रहेगी। ठीक है, और वो लोग एक दूसरे के स्टेट में, यूपी में मैं हूँ, मेरा जो है मान लो कि मुझे मैंगलोर जाके करनी है जॉब, मैं बैचलर फार्मेसी कर चुका हूँ या मास्टर फार्मेसी कर चुका हूँ, तो उसके बाद अगर मैं वहाँ जाके जॉब करना चाहूँ तो कर सकूँ। ठीक है, अप्रूविंग द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट मींस क्या कोर्स होना चाहिए उसकी स्टडी का, जो अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था। वो कोर्स किसने बनाया, पीसीआई ने। कितनी बार बता चुका हूँ भैया। और उसके बाद जो है उसका एग्ज़ाम कैसे होगा। आपका एग्ज़ाम होता है 75 मार्क्स का, किसने डिसाइड किया, पीसीआई ने। आप पास होंगे 50% मार्क्स में, किसने डिसाइड किया, पीसीआई ने। ठीक है, दैट इज़ अप्रूवल द एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मेसी कोर्सेज। तो जो भी कोर्सेस आप कर रहे हैं फार्मेसी के, वो एक किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो उन इंस्टीट्यूट वाला भी मैटर इन्हीं के अंडर है। विदड्रॉइंग अप्रूवल इफ़ द कोर्स ऑफ द स्टडी डज नॉट कंटिन्यू टू बी कन्फर्मेटिव विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब बाय द पीसीआई। मान लीजिए कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी पीसीआई के अकॉर्डिंग ना चल के क्या करती है, पीसीआई ने कहा है 10 प्रैक्टिकल कराने चाहिए, वो 4 कराती है, उसके पास केवल 4 का ही मटेरियल है। तो पीसीआई जो है वहाँ इंस्पेक्शन करती है, वो अपने इंस्पेक्टर लगाती है, आगे बताऊंगा। वो इंस्पेक्टर जाके चेक करते हैं कि नहीं है, तो वो जो अप्रूवल दिया हुआ है उस अप्रूवल को वापस भी ले सकते हैं। या अप्रूवल देने की बात है तो मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने या किसी कॉलेज ने कहा कि मैं फार्मेसी कराऊँगा, जैसे नई जो अभी एक यूनिवर्सिटी खुली है झांसी के अंदर, पीके यूनिवर्सिटी नई खुल रही है, तो वहाँ उसको अप्रूवल चाहिए है कि मैं फार्मेसी कोर्स कराऊँगा, तो वो जाके पीसीआई में अपना देगी कि हाँ मेरे यहाँ ये केमिकल्स हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ ये टीचर हैं, सब कुछ, तब पीसीआई उसको वो अप्रूवल देगी। ठीक है, मेंटेनिंग सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, और ये तो था ही था। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिए पॉइंट, तीनों जितने हैं, दोनों तीनों सब एक्सप्लेन कर दिए। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स आउट पीसीआई, और डिटेल पढ़ते हैं भैया, बहुत बड़ी है पीसीआई और हमारी मेन काउंसिल है, इसलिए मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा और आपको भी आनी चाहिए इसके बारे में बहुत नॉलेज, कि अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आप वहाँ 1-1.25 घंटे बोलें। मुझसे तो अगर कोई पूछ लेगा तो 3 घंटे सुनेगा फिर तो वो पीसीआई के बारे में। ठीक है,
अच्छा, अब आप लोग एक काम करिएगा, मुझे इस लेक्चर के बाद ये बताइएगा कि हमारे पीसीआई के चीफ कौन है, विदाउट गूगल नहीं करना, ठीक है, या किसी से पूछना नहीं है, खुद बताइएगा आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगा अगले लेक्चर में अगर आप लोग पूछेंगे तो, या गूगल कर लेना बाद में। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ पीसीआई इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 5 मेंबर्स ऑफ द CEC। एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है एक EC फ्रॉम अमंगस्ट, शायद ये सी गलत लिख गया है, वहाँ ब्रैकेट लगना चाहिए था, फ्रॉम अमंगस्ट द इट्स मेंबर बाय इलेक्शन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स लेट डाउन इन द फार्मेसी एक्ट। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मीन्स EC ऑफ द PCI इज रेफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका नाम बड़ा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है इसलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डिसीजन शैल बी फाइनल, मीन्स अगर कभी EC के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है और गवर्नमेंट इंडिया का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम पावर दी गई है। तो इसमें होता क्या क्या है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट चेयर पे होता है, साल में एक बार इन्हें मीटिंग ज़रूर लेनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, मैं बताता जाऊँगा धीरे धीरे। 5 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इन लोगों की, जो काम करती है, क्या क्या काम है वो सब पहले बता दिए मैंने, ऑब्जेक्टिव्स। आप प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल के द्वारा ही चुना जाता है। द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस सच फॉर टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड नॉट एक्सीडिंग बियॉन्ड द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एज मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। 5 साल के लिए बनता है और ये लेकिन एलिजिबल होता है कि इसका फिर से इलेक्शन हो सकता है और फिर से ये नॉमिनेट किया जा सकता है, फिर से बन सकता है। मोड ऑफ इलेक्शंस क्या होते हैं, मींस इलेक्शन किस तरह से होता है। इलेक्शन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड वेयर एनी डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग एनी सच इलेक्शन इट शैल बी रिफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। सेम फिर से वही कहानी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इलेक्शन के अंदर तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है और जो वो बताती है वो फाइनल, ठीक है। प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट होता है चेयर पे, पहले बता दिया, ठीक है। द सेंट्रल काउंसिल मीट्स एट लीस्ट वंस एन ईयर, पहले बता दिया। द एग्जीक्यूटिव कमेटी EC मीट्स मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ वर्क, यूजुअली 4 times इन अ ईयर। मीन्स EC जो बनती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका जो काम होता है मेनली, उसका होता है जो इसका वर्क है वो 4 बार करना पड़ता है और 4 बार मिलना भी पड़ता है उन लोगों को। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मेंबर इज़ फॉर 5 years अनलेस अदरवाइज री इलेक्टेड और रीनोमिनेटेड, पहले बता दिया। एज द केस में बी एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ PCI होल्ड देयर मेंबरशिप बाई वर्च्यू ऑफ देयर डेजिग्नेशन एंड केसेस टू बी द मेंबर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट। सारी कहानी बहुत ईजी है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पहले बता चुका हूँ। Director General of Health Science, Government of India and the Drugs Controller General of India may send their nominees in writing the attendees a specific meeting in case they are unable to attend the meeting। अगर हेल्थ सर्विस से ड्रग कंट्रोलर जो होता है वो अपने नॉमिनीज़ को जो है राइटिंग फॉर अटेंडिंग अ स्पेसिफिक मीटिंग इन केस दे आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, सॉरी शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ चीज़ मिसिंग है, मुझसे कोई गलती हुई होगी, भाई मैं भी इंसान ही हूँ। तो जो डायरेक्टर जनरल होता है हेल्थ साइंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और या जो ड्रग कंट्रोलर होता है जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो अपने नॉमिनीज़ को एक नोटिस देता है कि वो अटेंड करें, और नहीं करेंगे तो वो उसको बताने पड़ते हैं रीज़न। एनी मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी हु रिमेन्स एब्सेंट कंटिन्यूसली फॉर 3 meetings विदाउट इंटीमेशन और विदाउट एनी वैलिड रीज़न इज एलिजिबल टू डिस्क्वालीफाइड एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। द काउंसिल अपॉइंट्स द सेक्रेटरी और रजिस्ट्रेशन ऑफ PCI हु कैन आल्सो एक्ट एज ट्रेजरर। पहले बताया मैंने कि एब्सेंट नहीं होना चाहिए, पहले ही एक नोटिस भेज दिया जाता है कि होगी, और ये नोटिस ऐसा नहीं है कि तुरंत भेजा जाता, कल मीटिंग आज भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर 15 दिन 30 दिन के अंदर भेज दिया जाता है। और फिर अगर नहीं आ पाया तो वो भैया बताए कि एक वैलिड रीज़न था मेरे पास कि हाँ ये हो गया था भैया, या मैं यहाँ था इस वजह से नहीं आ पाया, या 15-20 दिन थे आप वापस आ भी सकते थे अगर आप फॉरेन में थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो सब वैलिड रीज़न बताने पड़ते हैं। और अगर नहीं बता पाएगा तो उसको डिस्क्वालीफाइड हटा भी दिया जा सकता है। द काउंसिल अपॉइंट द अदर स्टाफ इंक्लूडिंग डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी टू रन द ऑफिस। सेक्रेटरी भी बनाए जाते हैं भैया, हर जगह होते हैं, हर सिस्टम में, तो वहाँ भी होंगे। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कॉजुअल वैकेंसीज, मीन्स ऑफिस का क्या वर्क है और कॉजुअल वैकेंसीज़ क्या हैं। भैया आपको भी अगर मान लो कभी जाना हो तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए।
Subject to all the provisions of the section, a nominated or elected member shall hold office for a term of 5 years, means जो भी बनता है वो 5 years from the date of his nomination or election or until his successor has been duly nominated or elected. 5 साल के लिए तो कर ही सकता है, उसके बाद फिर से उसको रीनोमिनेट कर दिया जाए वो अलग बात है, या फिर से वो इलेक्टेड हो जाए वो अलग बात है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कंडीशन पे, लेकिन 5 साल मान लो. अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर मे एट एनी टाइम रीजन हिज मेंबरशिप बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट एंड द सीट ऑफ सच मेंबर बिकम वैकेंट. अगर मान लो उसे नहीं करनी है वो जॉब, मीन्स या उसको कोई और रीज़न है, तो वो अपनी राइटिंग में अपने तरीके से एक लेटर भेजेगा प्रेसिडेंट को, इसको PCI के, भारत के नहीं, ठीक है, PCI के प्रेसिडेंट को देगा, वो उसको फिर उस जो पोजीशन होगी उसको वैकेंट कर देगा, खाली कर देगा, उसको चूँकि पद मुक्त कर दिया जाएगा जो भी लेटर भेजेगा. आ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट इफ ही इज absent विदाउट एक्सक्यूज फ्रॉम 3 consecutive मीटिंग ऑफ द सेंट्रल काउंसिल. यहाँ भी वही है, 3 अगर लगातार मीटिंग्स में नहीं रहा वो, तो फिर यहाँ उसको भी बताना पड़ेगा रीज़न, और रीज़न नहीं बता पाया तो बाहर. A casual vacancy in the central council shall be filled by fresh nominated or election, and the person nominated or elected to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term. मीन्स ये सब इलेक्शन और नॉमिनेशन के थ्रू ही हो सकता है, जो गवर्नमेंट करती है या वो EC करती है. मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एलिजिबल फॉर री नॉमिनेटेड और री इलेक्शन. पहले बता दिया भैया, कर सकते हैं दोबारा से. अब मेन चीज़, कंपोजिशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ PCI का. तो मैंने आपको, या आपने अगर कभी बुक खोल के पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा DTAB थी, ठीक है, सबके अपने अपने, या DCC थी या CDL थी, सबके अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे. तो यहाँ PCI का भी ऐसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये टेबल बनी हुई है, एक स्पेसिफिक बुक से लेके आया हूँ. तो इस टेबल में उसके बारे में बताया गया है कि कितने एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे, कितने इलेक्टेड मेंबर होंगे, कितने नॉमिनेटेड होंगे. तो पहले एक्स ऑफिसियो की बात करता हूँ. तो पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिज हर नॉमिनी. या तो वो होगा या उसका नॉमिनी होगा. पहले मैंने ऊपर बताया था अभी आपको कि जो नोटिस भेजता है वो ये भेजता है, ठीक है, तो ये मेन है. फिर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिज हर नॉमिनी, या तो ड्रग कंट्रोलर जनरल होगा या उसके द्वारा जो नॉमिनी बनाया गया होगा वो होगा. ये भी मैंने ऊपर बताया था, दोनों के नाम लिए थे. डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL कोलकाता, ये भी एक इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है. फिर इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं, 6 मेंबर ऑफ होम एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी. मींस हर एक टीचर को वहाँ डाला जाता है फार्मेसी के, जैसे केमिस्ट्री का एक टीचर, कोलॉजी का, कोग्नोसी का एक टीचर. और ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? UGC के द्वारा, ठीक है. फ्रॉम अमंग्स टीचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेजेस इम्पार्टिंग डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी. मान लीजिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश के अंदर, जितनी भी कॉलेजेस हैं, उनसे इनको चुना जा सकता है, ठीक है, जहाँ भी बैचलर और डिप्लोमा चल रहा है या मास्टर चल रहा है, ठीक है. 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक MCI से लिया जाता है. 1 मेंबर ईच इलेक्टेड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ ईच स्टेट हु शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. जैसे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए और SPC का मेंबर होगा तो उसको भी एक चुना जाता है हर स्टेट से. तो मान लीजिए 28 या 29, मान लो 28 हैं इस समय, बाकी JNK को इस समय हटा दिया गया है, लेकिन माने वो भी केंद्र शासित प्रदेश जाते हैं, तो वहाँ से एक मेंबर इस तरह से लिया जाता है SPC से. फिर नॉमिनेट मेंबर, 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनती है. कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच एट लीस्ट 4 शुड पॉसेस डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी. उन्हें डिग्री या डिप्लोमा और फार्मेसी होना चाहिए, यानी D फार्मा या B फार्मा होना चाहिए. क्वालिफिकेशन शुड बी प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और इनकी प्रैक्टिसिंग भी होनी चाहिए. फिर 1, मतलब ऐसे ही नहीं है किसी को भी उठा के बैठाल दिया. 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ UGC एंड ऑल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ये है उसका फुल फॉर्म. शायद आप तक आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं किया होगा क्या है ये. अभी मैंने बोला भी था अप्रूव्ड बाय AICTE, तो वो ये है. इनसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं UGC से और AICTE से. 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज हु शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से एक भेजती है जो उसको रिप्रेजेंट कर सके, जो उसकी बात रख सके वहाँ ऊपर PCI के अंदर. क्योंकि देखिए ऐसा है कि हर स्टेट को अपनी बात कहनी होती है वहाँ,
मान लो किसी स्टेट की कंडीशन कुछ और है तो वहाँ बताएगा कौन, तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बताएगा। ठीक है, जितनी चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेबल बना के लिखना चाहें टेबल बना के लिख लें, थ्योरेटिकल तरीके से लिखना चाहें थ्योरेटिकल लिख लें, लेकिन याद ज़रूर कर लें। It is most important. The Central Council elects Chairman of Education Regulation, Profession Pharmacy and Law Committees. The President and Vice President of PCI are ex officio member of these committees. वही जो ऊपर बताई वही चीज़ें थोड़ी समझा रहा हूँ मैं। The Council is a corporate body, a statutory organization which can sure or be used. द काउंसिल कैन होल्ड मूवेबल एंड इमूवेबल, मीन्स मूवेबल भी हो सकती है इमूवेबल भी हो सकती है प्रॉपर्टी एंड मेंटेन अकाउंट्स एंड रजिस्टर्स। ठीक है, वो जिस तरह से भी मूवेबल या इमूवेबल जैसे भी रजिस्टर्स रखना चाहे। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and all the decisions of the approval or otherwise of the institutions of college are published in the official gazette. सारी चीज़ें सारे रजिस्टर्स जो बनाए जाते हैं मूवेबल इमूवेबल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजने चाहिए। कुछ गलतियाँ मैं भी कर जाता हूँ, मानता हूँ भैया, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, और बहुत काम होता है मुझे, आपको भी पढ़ाना होता है, थर्ड सेमेस्टर को भी पढ़ाना होता है, तो थोड़ी बहुत मुझसे भी हो जाती हैं, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ 100% अपना देता हूँ कि आपको अच्छा बता सकूँ। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं रजिस्टर्स मूवेबल इमूवेबल, और वो रजिस्टर्स जब गवर्नमेंट इंडिया को भेजे जाते हैं हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री को, तो फिर वो उसका फाइनल करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मिनिस्ट्री फाइनल करती है वही फाइनल डिसीजन होता है। पहले से बताता आ रहा हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो रट गया होगा। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया, पहले मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। तो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया एज अ पास इन डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, तो होना ही चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो PCI से बिल्कुल एफिलेटेड हो, परमिटेड हो, कि वो डिग्री इन फार्मेसी भी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा की जगह एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, PCI के अंदर रजिस्टर्ड हो, और आल्सो एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, वो एलिजिबल होता है एक फार्मासिस्ट की तरह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, Section 10 of the Pharmacy Act empowers the PCI to frame regulation called ER। बड़ा टॉपिक आ गया, बोरिंग सा थोड़ा सा, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। एजुकेशन रेगुलेशन कोशिश करूँगा इसको पूरा पढ़ाऊँ, और अगर थक जाऊँगा क्योंकि मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ तो फिर हम लोग कल ER को कंटिन्यू करेंगे, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर देंगे। प्रेस्क्राइबिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ER के द्वारा ही हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो सब ER एजुकेशन रेगुलेशन बाई फार्मेसी चल रही हैं। ठीक है, और वही हमें बताती हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री इन फार्मेसी है तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। अभी इसी ER के अंदर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का पूरा वो देखने को मिलेगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स है, ओनली थ्योरी के, तो वो सब कुछ मिलेंगे आगे अगर मैं पूरा पढ़ाऊँगा तो इस लेक्चर के अंदर, वरना अगले लेक्चर में देखेंगे, पढ़ाऊँगा तो ज़रूरी। दीज रेगुलेशन हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। भैया रेगुलेशंस ऐसा है कि हर 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। मैं जब बचपन में था तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी, 1 रुपये का बड़ा बहुत सारा महत्व था, बहुत इंपॉर्टेंस था, आज 5 का भी नहीं है। तो एजुकेशन का भी तो होगा, उस समय कुछ और आज कुछ और, तो टाइम टू टाइम इसको रेगुलेट किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है। पेस द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, या जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं वो ऐड की जाती हैं, जो चीज़ें हट रही हैं वो हटाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको इंजीनियरिंग पढ़ी होगी आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो वहाँ बहुत सारी मशीन बताई गई होंगी आपके टीचर के द्वारा स्पेसिफिक, जो इसने भी पढ़ाया होगा कि ये मशीन अब यूज़ नहीं होती। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब PCI ने कराया। ठीक है, तो PCI हैज़ डिज़ायर टू अपग्रेड द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री इन फार्मेसी, एंड हिज डिसीजन ऑफ द PCI इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, न्यू दिल्ली। PCI अपनी चीज़ों को रेगुलेट करती है, अपनी चीज़ों को बदल भी सकती है, रख भी सकती है, वो PCI का मन। ठीक है, और ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला PCI का ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनल पावर होगी। फंक्शंस ऑफ द PCI की बात करें, बहुत कुछ बता दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, पावर्स बता दिए, ऑब्जेक्ट्स बता दिए, वही ऑब्जेक्टिव्स एक तरह से फंक्शंस भी हैं। अब यहाँ वही चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं 2 PPTs लाऊंगा, एक शॉर्ट दूसरी लॉन्ग, अब मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फंक्शन में मैंने यहाँ बताया टू फ्रेम एन एजुकेशन स्ट्रक्चरल ER फॉर द वुड ऑफ बी फार्मासिस्ट एंड टू कीप इट
टर्न टू चेंजिंग नीड्स विद पासेज ऑफ टाइम्स, ये सब उसका वर्क है। सब कुछ पहले बता चुका हूँ तो ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। ER एजुकेशन रेगुलेशन, रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड्स, मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, पहले मैं बता चुका हूँ। अदर फंक्शन फॉर द फर्दरेंस ऑफ दिस एक्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लगभग उसी तरह से फंक्शंस भी होंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा डिटेल टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, ये भी वही बताती है। टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये भी उसका काम है। टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच फार्मेसी एक्ट 1948 एक्सटेंड फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट, टू कंपाइल एंड मेंटेनिंग अ सेंट्रल रजिस्टर, ये भी उसका फंक्शन है। ऑल अदर फंक्शन दैट में बी असाइंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, और भी जो इस एक्ट के अंदर बोले गए हैं। अब भैया पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है इतना कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम कम से कम 6-7 पेज लिख लें, बस इससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे और टाइम भी नहीं होता है इतना। नॉलेज के लिए भले ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ज़्यादा तो मैं पढ़ाता ही वैसे हूँ। फिर अप्रूवल विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जिससे फार्मेसी कराई जा रही है, मान लीजिए झांसी में कराई जा रही है PK यूनिवर्सिटी से, अब वहाँ अप्रूवल कैसे मिलता है और विड्रॉल कैसे मिलता है। थ्योरी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, थ्योरी बहुत बुक्स में दी हुई है लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं केवल ऊपर बता दूँगा कि अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो अप्रूवल मिलेगा, पहले वो अपना भेजेगी कि ये हमारा डाटा है, ये ऐसे टीचर हैं, तो पहले चीज़ क्या होगा, एप्लीकेशन जाएगा PCI में, फिर इंस्पेक्शन होगा PCI की तरफ से। जो भी इंस्पेक्टर होंगे वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि आपके यहाँ लैब हैं कि नहीं है, लैब के लिए और पढ़ाई के लिए माहौल है कि नहीं है, वरना पता चले खोल लिया आपने बीच शहर के अंदर यूनिवर्सिटी, अब वहाँ ट्रैफिक है, पर डे निकलती हैं 10,000 गाड़ियाँ और वहाँ आप पढ़ाना शुरू करें, तो भैया यहाँ पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक माहौल होना चाहिए जहाँ आपको शांति हो, और पता चला आपने फैक्ट्री के बगल में यूनिवर्सिटी खोल ली, तो ये सब इंस्पेक्शंस की जाती हैं और उसके बाद ही परमिट दी जाती है। और आपके पास केमिकल्स हैं प्रैक्टिकल कराने के लिए या नहीं, पहले भी मैंने बताया हुआ है, और आपके पास टीचर हैं कि नहीं है, कितनी सैलरी देते हैं, ये भी इंस्पेक्ट किया जाता है। फिर अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल के बाद डिक्लेरेशन भी होता है, ठीक है, कि हाँ आप डिक्लेयर करेंगे कि हाँ मैं इन सब शर्तों को मानूंगा, और अगर मैं नहीं मानता हूँ तो क्या किया जाए, विड्रॉवल, हटा लिया जाए लाइसेंस। विड्रॉल क्या है, नॉन कंप्लायंस विद ER, मान लो जो एजुकेशन रेगुलेशन PCI ने बनाया वो फॉलो नहीं हो रहा, तुरंत गए। नोटिस इश्यूड टू इंस्टीट्यूशन बाय द PCI, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बंद करना होना चाहता है या ट्रांसफ़र होना चाहता है तो वो भी इशू करेगा एक नोटिस PCI को, और फिर PCI उसका रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर लेगा, उसका लाइसेंस विड्रॉ कर लेगा। 3 month विंडो फॉर द इंस्टीट्यूशन टू मेक इट्स रिप्रेजेंटेशन मीन्स फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द PCI, सब कुछ PCI पे होता है इसका फाइनल डिसीजन, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया, कि मान लो आप बाहर से पढ़ के आ गए या बाहर पढ़ने जाना है, पढ़ के आ गए, आपने कहा मुझे अब फार्मासिस्ट बनाओ, मैं B Pharma कराया हूँ इंग्लैंड से, तो क्वालिफिकेशन फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द PCI, तो PCI इसको रिकॉग्नाइज करेगी। दिस इज एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन, सारे भारतीय नागरिकों के लिए ये अप्लाई होगा। सिटीजन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी कैन बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन एन इंडियन नेशनल होल्डिंग द सेम क्वालिफिकेशन इज अलाउड टू एंटर एंड प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ मान लो अच्छे खासे मार्क्स मिल गए B Pharma में, या अच्छी नॉलेज मिल गई, मार्क्स को नहीं इतनी बेटर देता हूँ मैं इंपॉर्टेंस जितना नॉलेज को देता हूँ। अब आपको करना है रसिया में जॉब, तो अब ऐसा ना हो कि रसिया पहुँचो तो वो कह दें नहीं आप हो ही नहीं एलिजिबल, तो ये भी PCI रेगुलेट करती है कि नहीं ये बंदा एलिजिबल है, ठीक है। सेंट्रल रजिस्टर कैसे बनता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1976 अमेंडमेंट जो किया गया था उसमें ये जोड़ी गई थी, पहले से नहीं थी। द PCI इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर, तो उसको एक रजिस्टर प्रिपेयर करना होता है, पहले से मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो क्या क्या होगा, तो इसको एक रजिस्टर बनेगा जिसमें सारे फार्मासिस्ट होंगे, उसको रिवाइज़ किया जाएगा टाइम टू टाइम, पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया में, जिससे सबको पता तो चले कि कितने फार्मासिस्ट हैं हमारे यहाँ, कि हम रजिस्टर डाला था, हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ ऊपर पहुँचा भी है या नहीं, बीच में ऐसा तो नहीं रजिस्ट्रेशन निपट गया। अब बताइए ER की, एजुकेशन रेगुलेशन की, तो यहाँ भी वही है, पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, देखिए सेक्शंस याद कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। सेंट्रल काउंसिल आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रेगुलेशन प्रेस्क्राइबिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन
ये जो बोल्ड है तो भैया यही है मेन डेफिनेशन। रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज फार्मासिस्ट इज कॉल्ड एजुकेशन रेगुलेशन। और बहुत बार बता चुका हूँ मैं, अब बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले से एजुकेशन रेगुलेशन बार बार बता रहा हूँ। इसके प्रेस्क्राइब्स क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स। 12th करके आए थे आप बी फार्मा में, वो भी कितने मार्क्स थे? 60% का दिया हुआ है क्राइटेरिया, तो वो भी होना चाहिए। नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, क्या नेचर होना चाहिए, कितना पीरियड? 4 साल का बी फार्मा, ऐसा तो नहीं 3 में दे दी आपको डिग्री, ठीक है। नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। उसके बाद आपको डीआई बनने के लिए 18 महीने का या 5 साल का या 2 साल का या 4 साल का, जितना भी चाहिए, ये सब भी पीसीआई डिसाइड करता है। सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयर स्टैंडर्ड, क्या आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पड़े होंगे। ऐसा तो नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हों 2-3 साल वाले, है 2-3 क्लास वाले, सॉरी, ठीक है। द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट, क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या इक्विपमेंट मिल रहे हैं। ऐसा ना हो कि सेपरेटिंग फनली ना देखी हो किसी ने 4th ईयर तक, यूज़ ही ना किया हो किसी प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स का। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो भी कंडीशंस दी गई होंगी इंस्टीट्यूशंस को वो भी फुल होनी चाहिए। इस ईआर में ये सब होता है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द अथॉरिटीज़ होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन कराती हैं, जैसे यूपी वाला एग्ज़ाम होता है AKTU यूनिवर्सिटी से, तो उसको भी वो कंडीशंस फॉलो आउट करनी पड़ती हैं। थक गया हूँ भैया बोलते बोलते, बहुत स्लो से बोलता हूँ, तेज़ी से। अब डिटेल पढ़ेंगे, अब पूरी तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि बड़ा भी हो रहा है बहुत और आप भी परेशान हो जाएंगे इतना। तो एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो फ्रेम्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। भैया सब पहले बता दिया। ईआर की जो प्रिस्क्राइब्स हैं यहाँ उनको थोड़ा डिटेल बताऊंगा और फिर ख़त्म कर देंगे लेक्चर, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अब। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, दैट इज़ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द कोर्स। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मीन्स क्या क्या फार्मासिस्ट के लिए होगा, उसका एडमिशन कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या होगी कोर्स की, सिलेबस क्या पड़ेगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, मिनिमम मार्क्स क्या होंगे पासिंग के, ड्यूरेशन क्या होगी इसकी प्रैक्टिकल की। भैया आपने सिलेबस देखा है कभी? उसमें लिखा होता 4 घंटे पर वीक इसको ये प्रैक्टिकल करना चाहिए, 3 घंटे पर वीक इसको ये प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो वो भी फिक्स करती है पीसीआई। मैं भी भैया उसी पीसीआई का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। मिनिमम कंडीशन विच एन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ द पीसीआई फॉर कंडक्टिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी फॉर फार्मासिस्ट, बता दिया। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द एग्जाम। अब भैया एक तो सारी चीज़ें लगभग फिक्स हैं, पीसीआई के अंदर था ईआर, तो ईआर में कई चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो होती जाएंगे, लेकिन आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज फॉर गिविंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल के लिए भी लैब ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ बर्नर तो हो, वरना पता चले कि बर्नर नहीं है, कुछ और करा के किसी तरह लकड़ी से आग जला के प्रैक्टिकल करा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भैया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फार्मासिस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी है फार्मासिस्ट की, पहले बोला है। थक गया हूँ भैया, अब नहीं हो सकता कुछ मेरे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब भैया ज़रूर करिए, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी रह गई हो, वैसे इसमें कोई क्वेरी नहीं है, थ्योरी है भैया पूरी। नंबर है हमारा 9140403649, जहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे जूरिस के। लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो शेयर करिए अपने दोस्तों से, व्यूवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इसी तरह जैसे बढ़ रहे हैं तो मैं और वीडियोस डालता जाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं तेज़ी से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना आराम से सो जाऊंगा। मैं भी बहुत थक चुका हूँ वैसे भी अपने काम करते करते, तो काहे को इतनी मेहनत करूँ रात में बैठ के आप लोगों के लिए पीपीटी बनाऊँ, फिर लेक्चर बनाऊँ, ईजी नहीं होता। इसलिए आप लोग भैया ये सब करते रहें। कमेंट करिए कि हमारा एफ़र्ट आपको कैसा लगता है, कुछ कमी रह जाती हो भैया, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं उन सब के लिए सॉरी पैसे भी बोलता रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तीसरा लेक्चर होगा पीसीआई, ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, नहीं बनना चौथे में हो जाएगी। धीरे धीरे करते जाएंगे भैया, लंबा टॉपिक है, काफ़ी बुक्स से मैं फॉलो कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में बताया था, बहुत सारे टीचर्स की पीपीटीज़ भी मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें जो बदल रही हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। 29 मिनट हो गए, बहुत है।